चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित करता हूं। दोस्तों आज देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन 2020 में प्रश्न पत्र 2 से राजनीति विज्ञान से पूछे गए प्रश्न। दोस्तों ये रहा ये 15 प्रश्न दोस्तों मैंने कल करा दिया था, पिछली वीडियो में मिल जाएगा। 16वां प्रश्न है दोस्तों, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न समझिए दोस्तों, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों अधिक तेजी से लोग जो है गरीब और अमीर आय के आधार पर होते हैं। इस संदर्भ में आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक, संयुक्त राष्ट्र जो है बहुआयामी, बहुत से गरीबों की जो बहुआयामी गरीबी की परिभाषा देता है, उस सूचकांक निकालता है। उसकी नवीनतम रिपोर्ट का नया जो रिपोर्ट आया है उस पर विश्लेषण करना है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दोस्तों इसे कौन जारी करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो इसे जो है MPI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा जारी की गई है। ठीक है। MPI गरीबों की दो कारण अर्थात आपतन और तीव्रता को एकत्रित करती है। आपतन क्या है? उन लोगों के प्रतिशत को संदर्भित करता है जो गरीब है। यह बहुआयामी गरीबी का हेड काउंट अनुपात यह है, जबकि बहुआयामी गरीबी की तीव्रता आमों का औसत प्रतिशत है जिसे गरीबी से वंचित है। ठीक है। गरीबी के 3 आयाम है, स्वस्थ, शिक्षा और जीवन स्तर। 3 आयाम है गरीबी के। MPI की गणना गरीबी की तीव्रता हेड काउंट गरीबी H से गुणा करने की जाती है। MPI H गुणे A आपतन गुणे तीव्रता। MPI की नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन मतलब 22% लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। साथ ही बच्चों में बहुआयामी गरीबी की उच्च दर दिखाई देती है। बच्चे जो है ज़्यादा जो है गरीब हैं, क्योंकि बहुआयामी गरीबी में से 18 वर्ष से अधिक कम उम्र के हैं। बहुआयामी गरीबी में 18 वर्ष से कम उम्र के। हालांकि रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि 65 देशों ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को काफ़ी कम कर दिया है, मतलब काफ़ी कम कर दिया। 4 देशों ने अपने MPI मूल्य को आधा कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने 2005 से 2015 तक मतलब 10 सालों के बीच बहुसंख्यक गरीबी की संख्या में लगभग 273 मिलियन की सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। MPI के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि न केवल वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन विश्लेषण करता है, यह वैश्विक पूरी दुनिया की गरीबी का व्यापक और गहन विश्लेषण करता है, बल्कि अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG पहला क्या है दोस्तों? गरीबी को समाप्त करना की दिशा में प्रगति को देखता है। इस प्रकार गरीबी का निर्धारण करने में गरीब के आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 17वां प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। सूक्ष्म वित्त मतलब दोस्तों थोड़ी सी पैसा गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण गांव में जो लोग रहते हैं, गरीब दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण मतलब उनकी संपत्ति निर्माण में आय सुरक्षा के लिए लक्षित किया जाता है, मतलब कि उनकी आय सुरक्षित रहे इसलिए दिया जाता है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपयुक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों स्वयं सहायता समूह जो है वह गांव में जो है महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ उपयुक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 250 शब्दों में 15। नबार्ड द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उदार, सस्ता और लक्षित ऋण का प्रवाह
नाबार्डा द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म वित्त से क्या तात्पर्य है दोस्तों कि मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उदार और सस्ता और लक्षित ऋण का प्रवाह, भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए सूक्ष्म वित्त परिसंपत्ति निर्माण और इसके माध्यम से उच्च आय प्राप्त करने का साधन। मतलब दोस्तों थोड़े से वित्त से ही जो है बड़ा आय प्राप्त किया जा सकता है। समानतः उच्च आय आम तौर पर बचत और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। जब आदमी जो है उच्च आय आम तौर पर बचत, जब अधिक आय होगा दोस्तों, अधिक कमाएगा तब वो बचत करेगा और इससे सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। बचत अधिक बचत होने से बैंकों के लिए नए क्रेडिट देने के अवसर पैदा होते हैं। बैंक जो है नए क्रेडिट देंगे। क्रेडिट उपलब्ध होने से कृषि में सस्ती आगतें प्राप्त होंगी और जो कृषि है, खेती है, उसमें सस्ती जो है चीज़ें मिलेंगी जो स्थिर कृषि उत्पादन में मदद करते हैं और जो जिससे स्थिर कृषि उत्पादन होगा। स्थिर उत्पादन से उच्च आय की प्राप्ति होती है और स्थिर जब उत्पादन होगा तो आय की अधिक प्राप्ति होगी जो संपत्ति को वृद्धि में सहायक है। संपत्ति बढ़ने से रियल इस्टेट मानव पूंजी, संपत्ति जब बढ़ेगी तो रियल इस्टेट, मानव पूंजी, व्यवसायिक उद्यम आदि में खर्च से संपदाओं का सृजन होता है। आदि में धन खर्च करने से संपदाओं का सृजन होता है। अतः पूरा चक्र अंत में परिसंपत्ति का सृजन तथा उच्च आय को सुरक्षित रखता है। स्वयं सहायता समूह का है दोस्तों, तो SHG का मूल्यांकन हमने दोस्तों ये हर साल पूछ रहा है पॉलिटिकल साइंस में। महिला सशक्तिकरण उन्मुख SHG का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में न्यूनतम एक महिला को SHG में सदस्य के रूप में शामिल करना है। स्वयं सहायता समूह इस प्रकार वे मानव पूंजी के निर्माण में मदद करते हैं। वे महिलाओं के लिए आजीविका के स्रोत हैं। आजीविका मतलब खर्च चलाने की, और उन्हें सामाजिक हाशिए से मुख्य धारा में लाने की क्षमता प्रदान करते हैं। सामाजिक हाशिए से मुख्य धारा में लाने की क्षमता प्रदान करते हैं। कृषि के नारीकरण के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं। कृषि में जो है महिलाओं के योगदान को प्रायः SHG की पेशेवर आचरण और दृष्टिकोण का अभाव होता है तथा जब तक अन्य सामाजिक क्षेत्रों को संवर्धित नहीं किया जाता तब तक इनके समग्र सकारात्मक प्रभावों को महसूस नहीं किया जा सकता है। अगर इन्हें व्यावसायिक प्रक्रिया, उत्पाद क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता, बाजार मिलते हैं, महिलाओं को अगर जो है व्यवसाय करने का, उत्पादन करने की क्षमता निर्माण करने का और तकनीकी सहायता मतलब टेक्नोलॉजी की सहयोग और बाजार मिलते हैं तो वे सामाजिक विकास और वित्तीय समावेश मतलब समाज में अपना विकास कर सकेंगी और पैसा भी बना सकेंगी और आगे बढ़कर आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभा सकती हैं। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय कृषि लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूप में है। मतलब दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वह धारणीय SDG 4 जो है शिक्षा के लिए 2030 के साथ अनुरूप में है। इसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनः संरचना और पुनः स्थापना करना है। इस कथन का आलोचना करते हुए निरीक्षण कीजिए। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 के लक्ष्य क्रमांक 4 के अनुरूप, जिसका मानना है कि शिक्षा तक समान पहुंच सतत विकास का आधार है। SDG लक्ष्य 4 क्या है दोस्तों? शिक्षा तक समान पहुंच को कहा गया है SDG लक्ष्य 4 में, तो इसी की बात कर रहा है। अगला SDG 2030 का लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य सभी के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करें। SDG 2030 का लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, जितने भी देश सदस्य हैं, राज्य सभी के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करें। और ये दोस्तों SDG 4 में है। और 2030 तक सभी के लिए गुणवत्ता, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा समान पहुंच सुनिश्चित करें। NEP 2020 का उद्देश्य एक ऐसी भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना है जो सतत रूप से सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को, देश को न्याय संगत और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में बदलने को केंद्रित कर दे। तो इसके लिए 2020 में बनाया गया था NEP। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से प्राथमिक उच्चतर शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में चरणबद्ध तरीके से संस्थागत सुधार,
चरणबद्ध तरीके से जो है संस्थागत सुधार करने के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली के पूर्ण कायाकल्प की परिकल्पना करता है, जो भारत की SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। NEP 2020 चार चरणीय शैक्षिक संरचना का परिचय देता है। ये 4 चरण में शिक्षा की बात करता है। ये 4 चरण मूलभूत चरण है, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और द्वितीयक चरण। ये हैं दोस्तों प्रारंभिक, मध्य और द्वितीयक। NEP 2020 वर्तमान की 10+2 प्रणाली के बजाय क्लास 5, फिर 8 क्लास, फिर 8 3 11 क्लास, 11 के बाद 11 4 कितना होगा, 11 4 15, इस पर प्रणाली पर आधारित है। तो 5 + 3 + 3 + 4, 4 3 7 3 10, 10 5 15, 4 3 7 3 10 5 15 पर प्रणाली है। हालांकि इस नीति से संबंधित मुख्य मुद्दे ये हैं। पाठ्यक्रम शैक्षिक और शिक्षक की शिक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। इसमें जो है पर्याप्त शैक्षिक और शिक्षक की शिक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। विभिन्न शोध बताते हैं कि बच्चों को एक साथ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए, न कि एक क्रम में। नीति में इसका विरोध दिखाई देता है। इसमें NEP में निष्कर्षतः NEP 2020 में भविष्य के लिए एक उम्मीद दृष्टिगोचर है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 2 प्रश्न और है 2020 का, इसके बाद खत्म। 19वां प्रश्न है चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। विवेचना कीजिए। क्वाड दोस्तों 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत भी शामिल है। उसको कह रहा है कि सैनिक गठबंधन के लिए किया गया था, लेकिन यह जो है व्यापार के लिए अपने आप को रूपांतरित कर रहा है। विवेचना करना है। तो चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद क्वाड का विचार जापान ने 2007 में रखा था। ये जापान का विचार है। इसमें 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुले और समृद्ध क्षेत्र के रूप में सुनिश्चित करना। जो प्रशांत क्षेत्र है वो मुक्त रूप से, खुला रूप से और समृद्ध रूप से जो है सुनिश्चित करना और इसका समर्थन करना है। हालांकि यह 2008 में निष्क्रिय हो गया था क्वाड, लेकिन 2017 में पुनर्जीवित हुआ। कोविड-19 की वजह से उपजी चुनौतियों के बाद क्वाड खुद को एक ट्रेड ब्लॉक में बदल रहा है, मतलब व्यापार के लिए। इसमें वित्तीय समस्याएं हैं, पैसे रुपए की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में सुधार, सस्ते टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरण तक आसान पहुंच, तक। भारत प्रशांत क्षेत्र में देशों के मध्य समन्वय और आर्थिक कार्यों में सहयोग शामिल है। क्वाड राष्ट्र क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा, जो क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर एक साथ काम करने की योजना बना रहा है। उदाहरण के लिए ब्लू डार्ट नेटवर्क। क्वाड राष्ट्र और चीन। US ने पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, अमेरिका जो है पूर्वी एशिया जो है वहाँ पर चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए एक नीति का अनुसरण किया था। US ने इसे एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी बताया था। अतः US इस गठबंधन को, अमेरिका इस गठबंधन के क्षेत्र में अपने प्रभाव को फिर से हासिल करने के अवसर के रूप में देखता है। जापान इस क्षेत्र में चीन के क्षेत्रीय अतिक्रमण से चिंतित है। चीन जो है आक्रामक तरीके से क्षेत्र में बढ़ रहा है, उससे जापान चिंतित है। हालांकि जापानी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चीन के साथ व्यापार पर निर्भर है। जापान जो है दोस्तों चीन के साथ व्यापार पर ही निर्भर है अर्थव्यवस्था जापान की। इसलिए जापान चीन के साथ अपनी आर्थिक जरूरतों और क्षेत्रीय चिंताओं को संतुलित करना चाहता है कि व्यापार भी चले और जो है क्षेत्र में जो है संतुलन भी रहे। ऑस्ट्रेलिया भी चीन पर अपनी व्यापार निर्भरता को कम करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि चीन से कम व्यापार करें और अपनी भूमि में चीन के बढ़ते प्रभावों से चिंतित है। उसकी भूमि में जो चीन जो है प्रभाव डाल रहा है। भारत एक हाथ में चीन और दूसरे में अमेरिका को संतुलित कर रहा है, क्योंकि वह हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति की सुरक्षा चाहता है कि हिंद महासागर में वह रणनीतिक रूप से सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। भारत रूस रक्षा समझौता की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौता की क्या महत्ता है? हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि हिंद प्रशांत में दोस्तों भारत रूस और भारत अमेरिका का रक्षा जो समझौता है उसमें स्थायित्व के संदर्भ में देखते हुए विवेचना करना। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के मूल विनिमय मतलब खरीद बिक्री और सहयोग समझौता BECA
पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह दोनों देशों के बीच 4 संस्थापक सैन्य समझौतों में से एक है। अन्य 3 GSOMIA, लिमोआ और कोमकासा दोस्तों अमेरिका के साथ हुआ है। BECA भारत की अमेरिका की उन्नत भू-स्थानिक खुफिया क्षमता का उपयोग करने और स्वचालित प्रणाली और हथियारों जैसे क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल को ड्रोन की सटीकता को बढ़ावा देता है। मतलब ड्रोन की सटीकता हथियार जैसे क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल को BECA बढ़ावा देता है भू-स्थानिक खुफिया क्षमता के लिए। यह दोनों देशों की भारत प्रशांत रणनीति के एकीकरण में तेजी लाएगा तथा क्वाड की औपचारिकता से जुड़ा हुआ है, जिसे हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया में शामिल होने के रूप में देखा जा सकता है। भारत हिंद महासागर में चीन युद्धपोतों की आवाजाही पर भी कड़ी नज़र रख सकेगा। भारत जो है हिंद महासागर में जो चीन युद्धपोत आ जा रहे हैं उस पर जो है भारत कड़ी नज़र रख सकेगा क्वाड के जरिए। सामान्य सुरक्षा समझौता GSOMIA एक भारत द्वारा 2002 में हस्ताक्षर किए गए। यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी की साझा करने की अनुमति देता है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ इस पर भारत द्वारा 2016 में हस्ताक्षर किए गए। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यह दोनों देशों को एक दूसरे की सैन्य सुविधा तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोमकासा 2018 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित इसका विकास अमेरिका भारत के अत्यधिक संवेदनशील संचार सुरक्षा मतलब दोस्तों जो संवेदनशील सुरक्षा उपकरण जो अमेरिका दूसरों को नहीं देता उनके हस्तांतरण के लिए कानूनी दाता था। कम्युनिकेशन कैपिटल और सिक्योरिटी एग्रीमेंट। भारत सबसे बड़े रक्षा उपकरण खरीदने में से एक है। कहाँ से? अमेरिका से। इसकी लागत जो है लगभग 60 से 70% आपूर्ति रूस द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा भारत रक्षा उपकरण खरीदता है। इससे जो आपूर्ति भी दोस्तों हम सबसे ज़्यादा रूस से खरीदते हैं 60 से 70 पर। इसलिए इन 4 मौलिक समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत रणनीतिक रूप से अमेरिका के करीब आएगा। ये जो 4 हैं अमेरिका के हैं हस्ताक्षर। यह भारत और अमेरिका के लिए एक साथ काम करने और शांति और स्थिरता के पक्ष में क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण को आकार देने के लिए एक बेहतर स्थिति में लाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखेंगे हम लोग 2021 का दोस्तों लास्ट जो है अभी यहाँ से दोस्तों हम लास्ट करेंगे। इसके बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे फिर जो है इस पर आएंगे। तो यहाँ जो है 2021 का हम जो है देखने वाले हैं मुख्य परीक्षा पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए प्रश्न। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न हम देखते हैं। संवैधानिक नैतिकता कई बार देखे होंगे दोस्तों। संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसे तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को प्रासंगिक न्यायिक निर्णय की सहायता से विवेचना कीजिए। संवैधानिक नैतिकता का जो सिद्धांत है उसे प्रासंगिक रूप से न्यायिक निर्णय की सहायता से विवेचना करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने विधायिका के बारे में अपने संदेह व्यक्त करते हुए, विधायिका मतलब दोस्तों संसद और विधानसभा, संविधान सभा में बहस के दौरान संवैधानिक नैतिकता वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। उनके आह्वान के वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक बार फिर संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत का उल्लेख किया। तब से सिद्धांत केवल संविधान की सहज आवाज़ के रूप में विकसित हुआ है, जो कि सामाजिक नैतिकता से अलग है। पिछले दशक में नाज फाउंडेशन केस के दौरान इस वाक्यांश में ध्यान आकर्षित किया। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त करने के लिए इस सिद्धांत को लागू किया। 2014 के बाद इस सिद्धांत को मनोज नेबुला केस, नवजेत सिंह जौहर जजमेंट, NCT ऑफ दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ साइना केस, इंडिपेंडेंस थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सबसे प्रसिद्ध सबरीमाला जजमेंट जैसे कई ऐतिहासिक मामलों में लागू किया गया। इस संदर्भ में इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि और इतिहास को समझना अनिवार्य है कि हमारे न्यायालय ने इस सिद्धांत विभिन्न स्थितियों में कैसे लागू किया और इसका भविष्य क्या है। दोस्तों ये संवैधानिक नैतिकता
संविधान के आधार पर जो है निर्णय देना न्यायिक। दूसरा दोस्तों विविधता, समता और समावेशी सुनिश्चित करने। विविधता और समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए विविधता बनी रहे, समानता बनी रहे और समावेशी मतलब सब तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, महिलाएं कम हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उनको बढ़ाने, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1950 और 2020 के बीच सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति कुल 247 में केवल 8 महिला न्यायाधीश हुई हैं। मतलब दोस्तों 2050 से 2020 तक के बीच में कुल नियुक्ति 247 में से मात्र न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, उसमें से केवल 8 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय में केवल 4 महिला न्यायाधीश हैं, 4 ही, जो एक उच्च न्यायालय का नेतृत्व करती हैं, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का। न्यायाधीश की 1080 स्वीकृत संख्या में से 661 पद भरते हुए इनमें से केवल 73 महिलाएं न्यायाधीश हैं। मतलब 631 पद भरे गए हैं, जिसमें से मात्र 73 जो है महिला न्यायाधीश हैं, जो मात्र 11.04% हैं। उच्च न्यायालय में पर्याप्त लिंग प्रतिनिधित्व के साथ वर्तमान विवश परिस्थितियों में यह उचित है कि योग्यता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, योग्यता देखते हुए, ताकि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। महिला न्यायाधीशों के लिए समानता प्राप्त करना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं का अधिकार है, बल्कि यह और अधिक जो महिला न्यायाधीश हैं दोस्तों उन्हें समानता मिलनी चाहिए। हर जगह जितनी संख्या पुरुषों की है उतनी उनकी भी होनी चाहिए। और ये न उनका अधिकार है बल्कि न्याय संगत कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए भी आवश्यक है कि न्याय सबके साथ हो सके। न्यायपालिका को मजबूत बनाने के साथ साथ न्याय प्रणाली के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने में भी सहायता करती है। तीसरा प्रश्न है, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुति ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम बनाया है। मतलब दोस्तों 14वां जो वित्त आयोग है उसने जो है राज्यों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए कैसे जो है महत्वपूर्ण काम किया, ये हमें बताना है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की बुनियादी ढांचे को नया आयाम दिया है। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में राज्यों के पास केंद्रीय करों में उनके हिस्से की वर्तमान 32% से बढ़ाकर 42% के साथ उच्च और वास्तविक राजस्व स्वायत्त होगा। 14वें वित्त आयोग ने कहा कि 32% जो अभी दिया जा रहा था अब 42% जो है हिस्सा केंद्र का दिया जाएगा राज्यों को। राज्य को वित्तीय हस्तांतरण पर केंद्र के विवेकाधीन नियंत्रण में भारी कमी आएगी और राज्य को वित्तीय हस्तांतरण पर केंद्र के विवेक के अनुसार नियंत्रण में भारी कमी आएगी। मतलब दोस्तों राज्य की विवेकाधीन नियंत्रण नहीं कर पाएगा, केंद्र के नियंत्रण में कमी आएगी। न तो योजना आयोग न ही केंद्रीय मंत्रालय की कोई महत्वपूर्ण भूमिका बचेगी। संस्थागत रूप से अंतर राज्य परिषद केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के प्रावधानों में केंद्र स्तर पर होंगे। प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को समाप्त करने की सिफारिश, जिसमें उपभोग व्यय पर उधार लिए गए संसाधन को खर्च करने की औचित्य साबित करने के लिए एक मनमाना बचाव का रास्ता मिल गया है। इससे राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार होगा। जो दोस्तों सरकार जो घाटे में चल रही है उसमें सुधार होगा। राज्यों को हस्तांतरित करों के अलावा जो टैक्स मिलता है उसको देने के अलावा केंद्र से राज्यों को हस्तांतरण का एक अन्य भाग सहायता अनुदान है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सहायता अनुदान राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण का 12% है। मतलब केंद्र जो है 12% सहायता अनुदान करेगी। और 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को 3 उद्देश्यों के लिए अनुदान की सिफारिश की है, आपदा राहत के लिए, स्थानीय निकाय के लिए और राजस्व घाटा के लिए भी दिया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। जो कार्यपालिका है दोस्तों उसको जवाबदेह बनाने में संसद कहाँ तक समर्थ है ये बताना है। भारत के संसदीय स्वरूप में जैसा कि हमारे पास है, संसद का कार्य जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए कानून बनाना है। संसद का यही काम है।
आदि है। और कार्यपालिका का शासन करने के लिए, और कार्यपालिका जो है क्या करती है, शासन। एक देश को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक जो क्रियाएं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए, और एक मजबूत और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। कार्यपालिका उचित विचार विमर्श और बहस करने के बाद और जब भी आवश्यक हो संशोधन का सुझाव देती है। कौन सुझाव देता है? कार्यपालिका। आवश्यक कानून का प्रस्ताव करती है। वित्त पर नियंत्रण रखती है। वित्त पर नियंत्रण कौन? कार्यपालिका। कर लगाने या संशोधित करने की शक्ति पर, आपूर्ति और अनुदान पर, मतदान और लोगों की शिकायतों को दूर करना संसद के विशेषाधिकार है। तो दोस्तों संसद जो है किस पर? तो संसद वित्त पर नियंत्रण रखता है, कर लगाने और संशोधित करने। कार्यपालिका भी दोस्तों तो यहाँ जो है वित्त पर नियंत्रण ये सब संसद रखता है दोस्तों, कार्यपालिका नहीं। वित्त पर, कर लगाने, संशोधन करने की शक्ति, आपूर्ति और अनुदान, मतदान और लोगों की शिकायतों को दूर करना संसद के विशेषाधिकार हैं। इन शक्तियों के माध्यम से ही संसद अंतिम विश्लेषण में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को स्वयं पर और जनता पर लागू करती है। और इस तरीके से कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को स्वयं पर, संसद और जनता पर लागू करती है। संसद को कार्यपालिका का सम्मान करना चाहिए। संसद जो है कार्यपालिका का सम्मान करे और कार्यपालिका को हर समय संसदीय प्रभाव का पालन करना चाहिए। जब तक यह संतुलन बना रहेगा तब तक मानने का हर कारण है कि देश की सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगी। हमारी प्रणाली की सफलता वास्तव में इस सुखद संतुलन और समिश्रण। कार्यपालिका में दोस्तों कौन कौन होता है? एक अस्थायी कार्यपालिका होती है दोस्तों, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। एक अस्थायी कार्यपालिका दोस्तों, जिसमें मंत्री और जो है मंत्री लोग शामिल होते हैं, तो राष्ट्रपति, ये सब लोग। अगला 5वां, भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दबाव समूह हैं, जो सरकार नीतियां बनाती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका दबाव समूह निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। जो व्यवसायिक संघ है दोस्तों, वो किस प्रकार जो है योगदान करते हैं। चलिए, दबाव समूह संगठित संघ या समान हित वाले लोगों का संगठन है। जो दबाव समूह है वह संगठित संघ और संघ या समान हित वाले लोगों का संगठन है। समान हित वाले जो है मिलकर काम करते हैं, जिनका उद्देश्य संगठित प्रयास के माध्यम से अपने सदस्यों के लिए बेहतर परिस्थिति की तलाश करना है। बेहतर जो परिस्थितियां हैं उनको तलाश करना है। वे विधायिका, कार्यपालिका और अन्य निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित करने का वो दोस्तों, ये प्रभाव मतलब जो है हड़ताल करते हैं, लिखते हैं। दबाव समूह के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये विधायिका को, कार्यपालिका को और अन्य निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नीति निर्माता की प्रक्रिया में दबाव समूहों का मुख्य स्थान है। जो नीति कानून बनाए जाते हैं उनमें दबाव समूहों का मुख्य स्थान है। व्यापार संघ भारत में सबसे महत्वपूर्ण और संगठन दबाव है। व्यापार समूह वे सबसे प्रभावी भी हैं। वे मौजूदा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र, राजनीतिक दल में हिस्सा नहीं लेते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उनके पास पर्याप्त साधन है जिनसे वे अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। कौन? व्यापार समूह। महत्वपूर्ण व्यावसायिक समूहों में भारतीय उद्योग परिसंघ CII, फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICC और एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स शामिल है। वे विभिन्न प्रकार के दबाव डालते हैं। वे नियोजन, लाइसेंसिंग निकाय और आर्थिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। एक संगठित दबाव समूह न केवल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है जो संभावित रूप से इसके सदस्य हैं। जो इसके सदस्य होंगे दोस्तों, उनका तो ये जो है दबाव समूह जो है लाभ पहुँचाएगा ही। कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों के लक्ष्यों के साथ चलते हैं। अगला दोस्तों 6वां, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक महत्वपूर्ण शर्त है। विश्लेषण कीजिए। एक कल्याणकारी राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य जो है दोस्तों, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका धारणीय विकास की एक महत्वपूर्ण शर्त है विश्लेषण करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर केंद्रित स्वास्थ्य कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण समाज का दृष्टिकोण है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य है वो कह रहा है कि व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर केंद्रित जो है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण है।
यह स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों को संबोधित करता है, निर्धारक जो है उनको संबोधित करता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और भलाई के व्यापक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य और भलाई के व्यापक और परस्पर संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह केवल विशिष्ट बीमारियों के लिए ही नहीं, जीवन भर स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति की देखभाल प्रदान करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है कि लोगों में के रोजमर्रा के वातावरण के जितना संभव हो सके उनसे व्यापक देखभाल प्राप्त हो। स्वास्थ्य संबंधित सतत विकास लक्ष्य SDG और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने के लिए मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है। सभी तक स्वास्थ्य मतलब जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंचने के लिए सभी स्वास्थ्य लक्ष्य SDG 3 दोस्तों स्वास्थ्य लक्ष्य से संबंधित है। SDG 3 जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, से परे अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। और दोस्तों ये SDG के और लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देता है, जिसमें गरीबी, भूख, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी और स्वच्छता कार्य, अधिक विकास, असमानता को कम करना, भूख को मिटाता है, शिक्षा को लैंगिक समानता लाता है, स्वच्छ पानी, स्वच्छता कार्य और आर्थिक विकास असमानता को कम करता है। समझ रहे हैं। और जलवायु कार्रवाई भी शामिल है। WHO सभी उम्र के सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की केंद्रीय भूमिका को मान्यता दी है। 7वां दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना, अर्न वाइल यू लर्न की योजना को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। सोचिए दोस्तों कैसे इसे लिखा जाएगा उत्तर। है दोस्तों सीखते हुए कमाना, सीखें भी और पैसा भी कमाएं। चलिए देखते हैं। वर्तमान में कमाओ और सीखो योजना दुनिया में लागू की गई है। हमारे देश UGC के अर्न वाइल यू लर्न कार्यक्रम की घोषणा 2004 में उत्कृष्टता के साथ संभावित विश्वविद्यालयों के लिए व्यापक योजना के हिस्से के रूप में की गई थी 2004 में ही UGC के द्वारा। यह योजना 2012 से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में चल रही है। यह योजना एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को अंशकालिक रोजगार प्रदान करने के लिए थोड़े समय के लिए, जिससे उसे शैक्षिक खर्चों का जो शिक्षा पर पैसा लग रहा है वो निकल सके, मदद मिलती है। सीखने और कमाए कार्यक्रम भारत को छात्रों को अंशकालिक नौकरियां और उद्यमशीलता परियोजना माध्यम सीखने के दौरान कमाई करने के अवसर प्रदान करते हैं। मतलब वो सीख भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं पैसा शिक्षा के लिए। इससे उन्हें पेशेवर कार्यभार को आसानी से करने के लिए तैयार करता है। और दोस्तों आगे हुए जो है इसे पेशेवर के रूप में भी अपना सकते हैं। सीखने के दौरान कमाई की अवधारणा छात्रों के बीच रोजगार कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रोजगार भी और कौशल को बढ़ाता भी है सीखने के दौरान। सामान्य शिक्षा सामान्य मानव पूंजी बनाने पर केंद्रित है। सामान्य जो शिक्षा है वो मानव को पूंजी में बदलने के लिए, मतलब दोस्तों उन्हें कौशल देने से वो जो है आगे चलकर जो है उसका उपयोग करके पैसा कमाएंगे। जबकि व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी या विशिष्ट मानव पूंजी बनाती है। व्यावसायिक शिक्षा यह योजना एक अभिनव और टिकाऊ मॉडल पर आधारित होना चाहिए, जो छात्रों को वर्तमान में उनके लिए ज़रूरत है उनके ज्ञान के आधार के साथ साथ बदलती परिस्थितियों के अनुकूल कौशल या दक्षता दोनों को संबोधित करना चाहिए। अगला है 8वां, क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने के तोड़ा जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। दोस्तों कह रहा है कि क्या लैंगिक असमानता जो पुरुष और महिला का भेदभाव है वह गरीबी और कुपोषण को अगर तोड़ना है, खत्म करना है, तो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को
सूक्ष्म फाइनेंशियल मतलब दोस्तों जो स्वयं महिलाओं का सूक्ष्म जो स्वयं सहायता समूह है उसे पैसा देने प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। लैंगिक असमानता को और गरीबी और कुपोषण को खत्म किया जा सकता है। उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण समग्र विकास के लिए सबसे जरूरी पहलू है। 2 समाज में आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए महिला सशक्तिकरण स्पष्ट रूप से जो महिलाओं को सशक्त करना है यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है। जब तक सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित नहीं की जाती, सामाजिक न्याय और समाज में सबके साथ न्याय और महिलाओं को लैंगिक रूप से भेदभाव का सामना न करना पड़े, तब तक विकास, शांति और सद्भावना समृद्धि नहीं आ सकती है। बेहतर आर्थिक विकास करने के लिए ग्रामीण गरीबी, गांव की जो गरीबी है, स्वयंसेवी संगठनों की मध्यस्थता के माध्यम से स्वयंसेवी संगठन मध्यस्थता मतलब जो है मिलजुल के माध्यम से स्वयं सहायता के लिए एक साथ जुड़ते हैं। एसएचजी 1996 में भारतीय वित्तीय प्रणाली की एक नियमित घटक बन गया है। एसएचजी छोटे अनौपचारिक और स्वरूप समूह है। ये समूह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास के चक्रीय प्रतिनिधि के रूप में स्थापित है। भारत में स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, एसएचजी जैसे माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रमों को उनके सकारात्मक आर्थिक प्रभावों को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तेजी से बढ़ाया गया है। यह मतलब महिलाओं को एसएचजी दोस्तों क्या है? स्वयं सहायता समूह बैंक से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका तेजी से बढ़ाया गया। यह इस विचार पर आधारित है कि महिलाओं को ऋण कमी होने की संभावना अधिक होती है, उन्हें कर्ज नहीं मिलता है। महिलाओं को अब उनकी मजदूरी श्रम बाजार तक सीमित पहुंच होती है और मजदूरी जाकर वो जो है श्रम बाजार में नहीं कर पाती हैं, सीमित पहुंच होती है, कम पहुंच होती है। भारत में भी सूक्ष्म वित्त गरीबी को कम करने में मतलब जो महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट देकर गरीबी को कम करने में और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों में आगे बढ़ रहा है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे हैं, कुछ 10 सालों में एशिया का विकास हो रहा है, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं, तो फिर बाद में आने वाला जो दशक होगा वो अफ्रीका के विकास के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। इसी के संदर्भ में जो है अफ्रीका में जो भारत के प्रभाव हैं उस पर जो है हमें चर्चा करना है। तो 20वीं सदी के अंत में और 21वीं सदी की शुरुआत में विशेष रूप से शीत युद्ध के बाद में अफ्रीका के आर्थिक और भू राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक संबंधों का उपयोग किया है। भारत ने अफ्रीका से आर्थिक मतलब पैसे रुपए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक लंबे समय के संबंधों का उपयोग किया है। वर्तमान में भारत के अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में दूतावास, उच्च आयोग और वाणिज्य दूतावास है। 54 जो है अफ्रीकी देशों में। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के प्रति भारत सरकार की विदेश नीति को बहु संरेखण विदेश नीति कहते हैं। बहुत से संरेखण विदेश नीति कहते हैं। यह क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थानों के साथ जुड़ने और रणनीतिक साझेदारी के उपयोग के लिए भारत सरकार की भूमिका को जोर देती है कि क्षेत्रीय बहुपक्षीय जो संस्थान हैं उनके साथ भारत जुड़कर रणनीतिक साझेदारी के उपयोग के लिए भारत सरकार की भूमिका पर जोर देता है। यह भारत सरकार के ऋण और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम SCAP के माध्यम से दिए गए अनुदान अधिकांश अफ्रीकी देशों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। अनुदान जो मिलते हैं वो अफ्रीका के जो है बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। इस तरीके से वर्तमान आंकड़े में संकेत मिलता है कि भारत अब अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब दोस्तों हम सबसे ज़्यादा जो है तीसरे नंबर पर व्यापार अफ्रीका से कर रहे हैं। जो अफ्रीका के व्यापार उत्पादन का 7% से अधिक है। जितना अफ्रीका जो है व्यापार के लिए उत्पादन करता है उसका 7% भारत के साथ हो रहा है, जो $70 अरब से भी अधिक है। अफ्रीका अन्य वस्तुओं के अलावा तेल, सोना, अयस्क और गैस की भारत की मांगों का स्रोत रहा है। मतलब भारत से ये भेजा जाता है। भारतीय या अफ्रीकी मूल की विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां अफ्रीका और भारत में काम करती हैं। भारतीय या अफ्रीकी मूल की जो कंपनियां हैं वो भारत में क्या करती हैं, काम करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अफ्रीका और भारत में काम करती हैं। भारतीय मूल की भारत में, अफ्रीका में और अफ्रीका मूल की भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए, मतलब चीन जो है दोस्तों अमेरिका को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में और जो है सैनिक शक्ति के रूप में। इसलिए जो है सोवियत संघ से भी ज़्यादा जो है परेशान जो है अमेरिका चीन से है। इस पर हमें जो है चर्चा करना है। ट्रंप प्रशासन के दौरान रिश्तों में दरार आने के बाद से ही अमेरिका और चीन के बीच नोकझोंक हुई है। जो बाइडन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद व्यापार सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे कई मुद्दों पर तनाव भी बढ़ गया है। व्यापार और सुरक्षा और मानवाधिकारों पर तनाव बढ़ा हुआ है। चीन के साथ अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच पूर्व में चीन के जो राजदूत थे उन्होंने कहा है कि उनका देश पूर्ण सोवियत संघ नहीं है और यदि कोई नेता शीत युद्ध होता है तो वह हारेगा नहीं। शीत युद्ध होता है तो चीन के जो उच्चायुक्त हैं वो कह रहे हैं कि शीत युद्ध होता है तो वह हारेगा नहीं। अमेरिका और चीन ने 2021 में अपनी प्रतिद्वंद्विता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा, मतलब दोस्तों तनाव को, क्योंकि दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और कूटनीतिक नीतियों को शुरू किया। मतलब जो है प्रतिद्वंदिता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा और दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और कूटनीतिक नीतियों को शुरुआत की जो कि संदेह के विरोध के रूप में चिन्हित है। एशिया में वाशिंगटन की दीर्घकालिक रणनीति क्या है? लंबे समय तक एशिया में अमेरिका की रणनीति क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण आधिपत्य का प्रभुत्व न हो, मतलब चीन जो है एशिया में आधिपत्य न जमाए, ये अमेरिका का पहला जो है कंडीशन है। संयुक्त रूप से चीन जो है शक्ति में वृद्धि से खतरा है। चीन ने सबक सीखा है और सफल विकास को साकार करने के लिए सोवियत संघ द्वारा की गई गलतियों को दोहराने से परहेज करता है। चीन जो है दोस्तों कभी युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ता है, विकास पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अमेरिका सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी है। अमेरिका और चीन जो है अपने में द्वंद्व कर रहे हैं कि कौन आगे निकलेगा। जो मानता है कि उसने शीत युद्ध जीत लिया है अमेरिका और अपने पुराने प्रतिद्वंदी द्वारा की गई गलतियों को दोहराने की संभावना देखता है। जो पुराने प्रतिद्वंदी सोवियत संघ था वही जो है चीन भी दोहरा दे। 11वां प्रश्न, एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने FIR दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। कई राज्य जो है CBI जब जाके राज्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है FIR तो उस पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि CBI जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यांतिक नहीं है। मतलब दोस्तों सहमति देगी राज्य सरकार तभी वहाँ CBI जांच कर सकती है। तो ये कह रहा है कि ये जो है ये आत्यांतिक नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं है कि ये होगा। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। मतलब दोस्तों सहमति लेने के बाद एक सहमति का सिद्धांत होता है, जो अगर वापस ले लेता है राज्य तो वहाँ CBI जो है राज्य की सहमति के बिना जांच नहीं कर सकती है। तो ये कह रहा है कि वो आत्यांतिक नहीं है कि वो जो है एकदम वो ले लिया तो नहीं जांच कर सके। वर्तमान में कम से कम 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने CBI के सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिसके लिए एजेंसी को केस विशिष्ट अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। राज्य हैं जैसे मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड। कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। ये जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है CBI भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DPSPE द्वारा शासित है। CBI की स्थापना के लिए अधिनियम संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। दोस्तों ये जो है संसद से पारित करके जो है CBI नहीं बनी है, यह सरकार की एक कार्यकारिणी आदेश के द्वारा बनाया गया है। कार्यकारिणी आदेश के द्वारा CBI को अर्थ में CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है। मतलब दोस्तों संविधान में इसका वर्णन नहीं है। CBI को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में CBI को जांच करनी होती है। मतलब राज्य सहमति देगा तभी जो है जांच कर सकती है। यह अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के विपरीत है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जो कानून द्वारा अखिल भारतीय
अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, पूरे भारत में कहीं भी जांच कर सकती है। डीपीएसई अधिनियम की धारा 6 केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर भी सीबीआई को किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में किसी मामले की जांच करने का आदेश जो है आदेश या निर्देश देने के लिए अधिकृत है। अदालतें भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकती हैं, अदालत दोस्तों दे सकती है, और यहाँ तक कि जांच की प्रगति की निगरानी भी कर सकती है। तो दोस्तों अदालत जब दे देगी जांच जो है सीबीआई को राज्य में करने का, तो राज्य सरकार नहीं रोक पाएगी। दोस्तों सीबीआई मैनुअल के अनुसार केंद्र सरकार सीबीआई को किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है, लेकिन केवल संबंधित राज्य की सहमति से। केंद्र सरकार अगर चाहती है कि कोई जांच हो तो राज्य सरकार अगर सहमति दे दी तभी जो है सीबीआई जांच कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट सीबीआई को अपराध की जांच के लिए राज्य की सहमति के बिना भी आदेश दे सकते हैं। अगर राज्य सहमति नहीं देता है फिर भी जो है कोर्ट अगर दे दिए आदेश सीबीआई का, तो वहाँ राज्य रोक नहीं सकता है। 12वां प्रश्न है, यद्यपि मानव अधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकार के संरक्षण में काफ़ी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकत और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे। ताकतवर और प्रभावशाली जो लोग हैं उन पर अधिकार जताने में असफल रहे। कौन? मानवाधिकार। इनकी संरचना और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण कीजिए कि इनकी संरचना, इनकी बनावट क्या है और इनकी व्यवहार की सीमा जो है यह कहाँ तक काम कर सकते हैं। ये करते हुए सुधारात्मक उपाय सुझाइए कि इनको कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। यद्यपि मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकारों के लिए बहुत योगदान दिया है। दोस्तों मानव को जो है किसी मानव के साथ मौलिक अधिकार या जो है उसके साथ गलत न हो, इसलिए दोस्तों मानव की जो अधिकार है वो बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया था। फिर भी यह बहस का विषय है कि क्या ये वर्तमान संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का सामना करते हुए अधिक कर सकता है। जो अभी वर्तमान में इसकी संरचना है, व्यवहार है, उससे भी अधिक मानवाधिकार जो है कर सकता है। संरचनात्मक सीमाएं क्या है? संरचनात्मक सीमाएं मुख्यतः मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से संबंधित है। इसमें शामिल है वे निर्णयों को लागू करने की शक्ति के बिना केवल सरकार की सिफारिश कर सकते हैं, निर्णय लागू नहीं कर सकते हैं। दोस्तों निर्णय जो दे सकते हैं लेकिन वो सिर्फ जो है सरकार से सिफारिश कर सकते हैं कि लागू करे। अधिनियम की आवश्यकता है कि मानवाधिकार आयोग के 5 सदस्यों में से 3 पूर्ण न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि इन न्यायाधीशों के पास क्षेत्र में मानवाधिकार सक्रियता या विशेषज्ञ योग्यता का एक सिद्ध रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं। दोस्तों अधिनियम आवश्यक है कि मानवाधिकार आयोग के 5 सदस्यों में से 3 पूर्व न्यायाधीश होने चाहिए। 3 पूर्व न्यायाधीश को होने की बात करता है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि इन न्यायाधीशों के पास जो है क्षेत्र में मानवाधिकार सक्रियता या विशेषज्ञता का योगदान का एक सिद्ध रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो जो है मानवाधिकार से या विशेषज्ञ हों। ये जो है ये सिद्ध नहीं करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय सरकार से जानकारी नहीं मांग सकता। राज्य मानवाधिकार जो है राष्ट्रीय सरकार से मतलब केंद्र सरकार से जानकारी नहीं मांग सकता, जिसका अर्थ है कि उन्हें राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत सशस्त्र बलों की जांच करने की शक्ति से परोक्ष रूप से वंचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत सशस्त्र बल जो आते हैं उनकी जांच करने से उन्हें रोक दिया गया है। व्यवहारिक सीमाएं क्या है? दोस्तों मानवाधिकार आयोग के सामने आने वाली कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां शामिल है। अधिकांशतः मानवाधिकार आयोग निर्धारित 5 सदस्यों में कम से कम के साथ कार्य कर रहे हैं। मतलब दोस्तों 5 सदस्य होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम सदस्य कार्य कर रहे हैं। यह शिकायत से तुरंत निपटान के लिए आयोगों की क्षमता सीमित करता है, जिससे जो है दोस्तों कम लोग होंगे, मानवाधिकार में संख्या कम है, नियुक्ति कम है, तो इससे शिकायत जो है सीमित हो जाता है। मतलब शिकायत जितना निपटान होना चाहिए जल्दी और जो जितना अधिक होना चाहिए वो नहीं होता है, खासकर जब सभी शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। संसाधनों की कमी, या यूँ कहें कि मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों के लिए संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। संसाधन की कमी है या उपयोग नहीं किया रहा है। और एक और बड़ी समस्या है कि अधिकांश मानवाधिकार आयोग के सामने एक आम समस्या यह है कि वे शिकायतों से भरे हुए हैं। मानवाधिकार में दोस्तों बहुत सारे शिकायत जो है किया गया है जो भरे हुए हैं। प्रभावी संस्था के लिए सुझाव गए प्रस्ताव, दोस्तों क्या सुझाव है, इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मानवाधिकार आयोग की प्रभावशीलता में बहुत वृद्धि होगी
यदि उनके निर्णयों का सरकार द्वारा तुरंत लागू करने योग्य बना दिया जाएगा, मानवाधिकार जो निर्णय देगा उसे तुरंत लागू किया जाएगा। सैन्य और सुरक्षा बलों के खिलाफ शिकायतों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए आयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए, केवल समस्याओं को बढ़ाता है और दंड से मुक्ति की संस्कृतियों को बढ़ावा देता है। ये जो है दंड से मुक्ति दे देंगे, तो इसलिए जो है इन्हें सैन्य और सुरक्षा बलों के खिलाफ जो है शिकायत से जांच करने के लिए आयोग की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए, यहाँ कह रहा है। और मानवाधिकार आयोग का उपयुक्त अनुभव के साथ कर्मचारियों का एक स्वतंत्र संवर्ग विकसित करने की आवश्यकता है कि एक स्वतंत्र रूप से कर्मचारी कार्य कर सकते। अगला दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार मतलब समान अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अमेरिका और भारत दोनों में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कई समानताएं हैं। मतलब दोस्तों कौन कौन सी समानता है? हालांकि व्यक्तिगत अधिकार और वास्तविक समानता के प्रति अनेक वैचारिक विचार बहुत अलग अलग संवैधानिक शासनों से उपजी है। भारत ने एक कानूनी प्रणाली विकसित की है जो संभवतः दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान है। हमारी भारत की जो कानूनी प्रणाली खासकर संवैधानिक कानून के क्षेत्र में दोनों देशों के संविधान समान रूप से व्यक्तिगत अधिकारों को गारंटी देते हैं। अमेरिका भी व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी देता है और भारत भी। सकारात्मक कार्रवाई की भारतीय पद्धति समानता के लिए एक परियोजना के रूप में सामाजिक पदानुक्रम के निरंतर प्रभावों को समाप्त करने के लिए केंद्रित है कि समानता लाया जाए। इसके लिए जो है निरंतर प्रभावों को समाप्त करने के लिए केंद्रित है, जिससे कुछ निश्चित समूहों की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रसार किया है। समानता के प्रति इन विचारों के बीच के अंतर को व्यक्ति या समूहों को ध्यान केंद्रित करने और समाज के पदानुक्रम में उनकी स्थिति के आधार पर व्यक्तियों को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला जा सकता है। राष्ट्रपति जॉनसन की असमानता की वास्तविक स्थितियों की मान्यता व्यक्तियों की वास्तविक और सामाजिक समूहों के बीच असमानता को दृढ़ता दोनों ने अमेरिकी नागरिक धर्म में एक आदर्श बदलाव प्रस्तुत किया है। इसके विपरीत अधिक समानता प्राप्त करने के लिए सामूहिक नुकसान की मान्यता भारत के दृष्टिकोण की तरह है। अधिक जो है समानता प्राप्त करने के लिए सामूहिक जो नुकसान है उसकी मान्यता जो है भारत के दृष्टिकोण की तरह है। भारत की प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा करते हुए वास्तविक समानता प्राप्त करने के मूल्यों की पहचान करती है कि व्यक्तिगत जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जाए। वो वास्तविक समानता बनाने के लिए प्रयास कर रही है। अवसर की समानता के प्रति पूर्णतः व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रारंभिक अमेरिका में भी पाया जाता है। अवसर की समानता सबको मिले और कुछ हद तक यह औपचारिक दृष्टिकोण आज तक भी कायम है। मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम में पैदा हुए लोगों के लिए बहुत अलग अवसर उपलब्ध हैं। 14वां प्रश्न है, उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। मतलब दोस्तों कौन से संविधान की धाराएं हैं, क्या हैं जिन विधान परिषद को बनाया जाता है उसको बताना है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषद के कार्य क्या हैं के अंतर्गत और वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करना है कि वो क्या करते हैं और वर्तमान स्थिति क्या है विधान परिषद की। विधान परिषद दोस्तों विधानसभा में 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। जो विधानसभा होती है दोस्तों वही विधानसभा परिषद का निर्माण करती है। हमारे देश में विधान परिषद एक द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है। दोस्तों द्विसदन जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद राज्यसभा में होता है। संविधान के निर्माताओं ने यह प्रावधान किया है कि शुरू में बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक विधान परिषद होगी। सबसे पहले दोस्तों राज्यों को एक मौजूदा दूसरे सदन को समाप्त करने या अपने विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित करके एक नया सदन स्थापित करने की मांग करने का विकल्प दिया गया था। मतलब दोस्तों अगर जो है राज्य चाहे तो विधान परिषद बना सकता है या उसे समाप्त कर सकता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। इसी के अनुच्छेद के तहत जो है और विधान परिषद को संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार समाप्त भी किया जा सकता है। इसी के अनुसार समाप्त कर सकते हैं विधान पर। अनुच्छेद 168 में हमारे देश के कुछ राज्यों में विधान परिषदों का उल्लेख है। कुछ राज्यों में जो है अनुच्छेद 168 में विधान परिषदों का उल्लेख है। भारत के राज्य में द्विसदनीय विधायिका होने का कोई नियम नहीं है कि भारत के जो राज्य हैं वहाँ द्विसदनीय विधायिका हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि हर राज्य के लिए द्विसदनीय विधायिका
वित्तीय या किसी अन्य कारण से होना संभव नहीं है, पैसा रुपया कम है, इसके कारण जो है उनको दोस्तों इसे चलाना हर राज्य के लिए नुकसानदायक है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति की बात करता है। विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए विधानसभा का एक प्रस्ताव पारित करना होगा। विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसे विधानसभा की कुल संख्या के 50% से अधिक समर्थन होना चाहिए। 50% से अधिक लोग समर्थन देंगे तभी जो है विधान परिषद जो है समाप्त या बना सकती है राज्य विधानसभा। इसे मतदान में उपस्थित कुल सदस्यों के 50% से 2/3 से अधिक का समर्थन प्राप्त होना, 50% से अधिक द्वारा समर्थित होना चाहिए और 2/3 से अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसलिए पूर्ण और विशेष बहुमत की बात करता है। पूर्ण और विशेष बहुमत की ये बात विधान परिषद बनाना या समाप्त करने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति सहमति देगा तभी विधान परिषद बनेगी या समाप्त होगी। अब तक देश के कुल 6 राज्यों में कार्यकारी विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में और कर्नाटका में है। तो इस तरीके से है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 15वां देखते हैं। क्या विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की अंगुलियों पर रखती हैं? जो विभाग से संबंधित होती हैं दोस्तों वो संसदीय समितियां समितीय प्रशासन को, जो समिति के प्रशासन है उनको अपने पैरों की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं कि संसदीय नियंत्रण जो है वो सम्मान प्रदर्शन के हेतु प्रेरित करती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। दोनों सदनों की सदस्य इन समितियों में कार्य करते हैं दोस्तों, दोनों सदन के सदस्य होते हैं। 17 विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समितियों में से 6 शुरू में गठित की गई थी। विभागीय संबंधी जो संसदीय समितियां दोस्तों वो 17 थी, जिसमें से 6 जो है शुरू में ही गठित की गई थी, शुरू में ही। अर्थात वाणिज्य संबंधी समिति गृह मंत्रालय की समिति है। वाणिज्य संबंधी जो समिति है वो किसकी है दोस्तों? गृह मंत्रालय की। ये दोस्तों किसी मंत्रालय की जो समिति होती है उसे विभाग संबंधी समितियां कहते हैं। मानव संसाधन विकास समिति, उद्योगों पर समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति, परिवहन और पर्यटन संस्कृति संबंधित राज्यसभा के सभापति और प्रशासनिक नियंत्रण में है। और दोस्तों ये जो समितियां हैं वो संबंधित राज्यसभा के सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके प्रशासन के नियंत्रण में। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2004 में सीमित प्रणाली को व्यवस्थित करने और कार्यपालिका को संसदीय जांच को व्यापक बनाने के लिए दोस्तों कह रहा है कि संसदीय कार्यपालिका सुव्यवस्थित करने, सीमित प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और कार्यपालिका की संसदीय जांच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से इन समितियों की संख्या को बढ़ाकर 24 कर दिया गया है। अब ये 24 हो गई हैं। इन 24 समितियों में से 8 राज्यसभा के सभापति के नियंत्रण और निर्देशन में, 8 जो है राज्यसभा के सभापति के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करती हैं। राज्यसभा के सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली इन 2 नई समितियां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति और कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय समिति हैं। विभाग संबंधी अस्थायी समितियां DRSC विशिष्ट मंत्रालयों के लिए निर्मित की जाती हैं और वह प्रदर्शन, बजट और संबंधित बिलों या उन मंत्रालयों के लिए विशिष्ट विषयों की जांच करती है। विभाग से संबंधित समितियों को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं। संबंधित मंत्रालय विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना, अनुदान की मांग पर विचार करना, उस पर रिपोर्ट देना, रिपोर्ट में कटौती प्रस्तावों की स्वीकृति के बारे में कुछ भी सुझाव नहीं दिया जाएगा। संबंधित मंत्रालयों विभागों से संबंधित विधेयकों की जांच करना तथा अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजा गया हो उस पर रिपोर्ट देना। मंत्रालयों और विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना, जो मंत्रालय और जो विभाग हैं उनके वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना, उन पर प्रतिवेदन देना। सदनों को प्रस्तुत राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करना। दोस्तों राष्ट्र के लिए जो दीर्घकाल में नीति बनाया जाना है उस पर विचार करना। जैसा मामला हो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा समिति को भेजा जाता है और उसे रिपोर्ट करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है ये भेज दिया जाता है और उसको रिपोर्ट जो है किया जाता है। अगला 16वां प्रश्न, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT की
अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। दोस्तों गांव में डिजिटल निरक्षरता मतलब डिजिटल रूप से लोग जो है साक्षर नहीं है, इसलिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। औचित्य सहित जो है विश्लेषण करना है। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी सीमा इस तथ्य में निहित है कि भारत के अधिकांश ग्रामीण युवा डिजिटल रूप से निरक्षर हैं। गांव में डिजिटली रूप से जो है निरक्षित युवा हैं, मतलब डिजिटल जो है उनको ज़्यादा उपयोग करने नहीं रहा। वैश्विक शक्ति होने का दावा करने वाले भारत के लिए यह एक बड़ा झटका है। ई-लर्निंग जैसा नाम से पता चलता है कि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और पहुंच पर निर्भर करता है, लेकिन भारत के ग्रामीण अंचलों में बिजली और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का कम उपलब्धता है और ऑनलाइन शिक्षा का लाभ लेने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बिजली और जो है डिजिटल निरक्षरता, जहां बेहतर जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्र ई-लर्निंग तथा दूसरी शिक्षा की ओर शिक्षण प्रणाली के संक्रमण को आसानी से पाट सकते हैं। मतलब दोस्तों जहां जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो है वो जो है जो बेहतर जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं वो छात्र ई-लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के संक्रमण को आसानी से पाट सकते हैं। मतलब दोस्तों वहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं डिजिटलीकरण से। वहीं वंचित पृष्ठभूमि के छात्र प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता, मोबाइल यूट्यूब रिचार्ज न होने के कारण, उनके माता पिता द्वारा उन्हें तकनीक आधारित ऐप का उपयोग न सीख पाने के कारण, ऐप का उपयोग नहीं कर पाने के कारण शिक्षा प्रणाली के इस संक्रमण से तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अगला दोस्तों, अगला क्या है, एक मिनट दोस्तों, अगला जो है क्या है थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए दोस्तों। अगला जो है कंडीशन क्या है यार, चलिए दोस्तों। महामारी के दौरान जैसे जैसे स्कूलों ने छोटे बच्चों को महामारी के संपर्क में आने से बचाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की ओर रुख किया है, डिजिटल डिवाइस के गंभीर परिणाम उत्पन्न हुए। इंटरनेट और कंप्यूटर तक पहुंच की कमी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वंचित समुदाय दोस्तों जिनके पास पैसा रुपया नहीं है, वो जो है बच्चे पहले की तरह अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाए हैं, जबकि कुछ मामलों में तो उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने तक का परिणाम भुगतना पड़ा है। उनके बाल श्रम, बाल तस्करी में भी शामिल होने का खतरा बना रहा है। इंटरनेट के माध्यम से समुदाय और उनके सदस्यों को दुनिया से जोड़ना हाल के वर्षों में विकास और सामाजिक प्रगति और सामुदायिक जीवन शक्ति के लिए अनिवार्य होता जा रहा है। इंटरनेट को ग्रामीण भारत में लाना विकास के लिए एक उत्प्रेरक है, क्योंकि यह व्यापार में पैदा होने वाली अवसरों का कारण है। दोस्तों इंटरनेट को ग्रामीण भारत में लाना जो है उत्प्रेरक है, मतलब दोस्तों तेजी से विकास होगा, क्योंकि व्यापार में पैदा होने वाले अवसरों का कारण हो सकता है। 17वां, यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र भारत में भारत की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, ऊंचाई प्राप्त की है, इसके बावजूद भी महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रतिशतात्मक रहे हैं। महिलाओं के लिए जो आंदोलन होता है उसमें प्रतिशतात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं, इसको बताना है। तो महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रगति की है और सरकार ने उच्चतम स्तर पर सार्वभौमिक वादों के बावजूद लैंगिक समानता 21वीं सदी के लिए एक अधूरा एजेंडा बना हुआ है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ निम्न हस्तक्षेप सहायक होंगे। न्यायिक न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की जरूरत के प्रति अधिक संवेदनशील और लिंग संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। खासकर घरेलू हिंसा व्यक्तिगत हमले के मामले में ऐसे कानून की अधिनियमित किया जाना चाहिए और मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय जल्दी हो और दोषियों को दी गई सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो। व्यक्तिगत कानूनों के जैसे विवाह, तलाक, रख रखाव, संरक्षकता से संबंधित परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्णय लेना,
सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने सहित सत्ता के बंटवारे में महिलाओं की समानता, निर्णय लेने की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए कि सत्ता में महिलाएं भी राजनीति में पहुंचे। विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, कॉर्पोरेट, वैधानिक निकायों के साथ साथ सलाहकार आयोग, समिति, बोर्ड और ट्रस्ट आदि सहित हर स्तर पर निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का समान पहुंच होना चाहिए और पूर्ण भागीदारी की गारंटी के साथ सभी उपाय किए जाने चाहिए कि इनकी भी भागीदारी हो। विकास प्रक्रिया में एक जेंडर परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना, महिलाओं को विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्रभावी रूप से जो है भाग लेने और प्रोत्साहित करने के लिए, संभावित रूप से भाग लेने और प्रोत्साहित करने के लिए महिला अनुकूल कार्मिक नीतियों को तैयार किया जाना चाहिए। जहां कई नीतियां और कार्यक्रम में कमियां उन्हें पाटने के लिए महिला विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाने चाहिए। समय समय पर इस तरह के मुख्य धारा के तंत्र की प्रगति का आकलन करने के लिए समन्वय और निगरानी तंत्र की भी तैयार किया जाना चाहिए। अगला 8वां प्रश्न है, क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन, दोस्तों जो सरकारी संगठन नहीं है, गैर सरकारी संगठन आम नागरिकों को लाभ प्रदान कर सकते हैं, करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए और इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। भारत के नागरिक समाज संगठन को जटिल प्रकृति है। भारत के नागरिक समाज जो संगठन है उसकी जटिल प्रकृति ने इसकी विधायी, क्षेत्रीय विविधता, राज्यों के साथ संबंधों और शासन के सुधार करने की क्षमता के बारे में बहुत छेड़ दी है। भारतीय नागरिक समाज संगठित, आधुनिक और पारंपरिक पहचानों को अलग करने वाली पारंपरिक विश्लेषणात्मक श्रेणियों को चुनौती देता है। भारत एससीओ की सेवाओं का उपयोग उनकी सक्रिय भागीदारी और योजना, नीति निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, निगरानी और योजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहयोग के माध्यम से कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन अस्थायी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लोगों को जागरूक करने, एनजीओ जो है जागरूक करने और संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रभाव विकास के विभिन्न मुद्दों जैसे लोगों की भागीदारी, समानता, लिंग सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, निरक्षरता और लक्ष्य पूर्ति के निर्वाह पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में देखा जा सकता है। सरकार को बेहतर वितरण सुविधाएं, लागत प्रभावशीलता, नई प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण, इनपुट, फीडबैक इत्यादि प्रदान करने में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका सराहनीय करनी चाहिए। कुछ मामलों में कुछ गैर सरकारी संगठनों के विदेशी लिंक, मतलब विदेश से लिंक और उनके छुपे हुए लक्ष्यों पर संदेह, कुछ संगठनों पर भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप है। भ्रष्ट आचरण कुछ जो है संगठन कर रहे हैं और उन्हें काली सूची में डाल दिया गया है। तथापि यह आवश्यक है कि नागरिक समाज के अभिकर्ता एक अवांछित प्रथाओं से ऊपर उठें और नौकरशाही नियंत्रण की संभावनाओं से अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की रक्षा करें। गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता, बेरोजगारी, असमानता, अज्ञानता, पर्यावरण क्षरण और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने जैसे विकास लक्ष्य की प्राप्ति सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ही हो सकती है और लोगों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भरता करती है। यहाँ नागरिक समाज के अभिनेताओं का महत्व है, अर्थात समुदाय के सदस्य जो समस्याओं के मूल कारण को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बस दोस्तों 2 प्रश्न है, 19वां और 20वां। एससीओ के लक्ष्यों को और उद्देश्यों का विश्लेषण परीक्षण कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। एससीओ दोस्तों क्या है और इससे भारत का क्या इसके लिए महत्व है। ये दोस्तों चीन जो है भारत ने मिलकर बनाया। एससीओ का उद्देश्य प्रत्येक राज्य को उनकी प्रत्येक जो राज्य है एससीओ जो है दोस्तों प्रत्येक राज्य को पारस्परिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून और मापदंडों की आपसी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और जो मापदंड है उसके लिए जो है एससीओ जो है बनाया गया था। तो आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मापदंडों को आपसी सम्मान के सिद्धांतों के अनुरूप एक बहुकेंद्रित विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। मतलब बहुत से एक केंद्र में शक्ति सीमित न हो, प्रत्येक के हितों को पूरा करना एक बहुराष्ट्रीय बहुसांस्कृतिक संगठन के रूप में एससीओ अपने संबंधित क्षेत्रों में सभ्यताओं के टकराव को रोकने का
प्रयास करता है। एससीओ के मुख्य लक्ष्य क्या है? सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना। जो सदस्य देश हैं इसमें एससीओ में राजनीतिक मामलों, अर्थशास्त्र और व्यापार, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति, शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा में, परिवहन में, पर्यटन में, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना है। एक लोकतांत्रिक, न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना है। यह सच है कि 2 दशक बाद भी एससीओ एकजुट संगठन के रूप में उभरने के लिए संघर्ष कर रहा है। मतलब 2 दशक 20 साल होने के बाद भी एक संगठित रूप से उभरने में संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इसमें चीन के पूर्व विचार प्रभाव के कारण सुसंगतता का अभाव है। चीन का विचार कुछ अलग है। हालांकि संगठन को इसकी भू राजनीतिक और भू आर्थिक ऊंचाइयों के कारण छूट नहीं दी जा सकती कि भू राजनीतिक और भू आर्थिक जो जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा जो है तानाशाही अपना जो है चलाए, उसको छूट नहीं दी, क्योंकि यह विशाल यूरेशिय अंतरिक्ष में एकमात्र क्षेत्रीय समूह है। भारत के लिए विशिष्ट लाभ यह है कि एससीओ मध्य एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। इसमें हमारे विस्तारित पड़ोसी शामिल हैं, जिसके साथ भारत जीवंत बहुआयामी संबंधों की सहस्त्राब्दी साझा करता है। मध्य एशिया और अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा, ऊर्जा और आवश्यकताओं, कनेक्टिविटी, व्यापार, आर्थिक प्रगति और विकास को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से मानव को एससीओ गतिविधियों के केंद्र में रखकर एससीओ के भीतर अधिक व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत किया है। अगला दोस्तों 20वां लास्ट, भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी ऑकस का उद्देश्य है। दोस्तों प्रशांत महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए 3 देश जो है आकुस का उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में मौजूद साझेदारी का स्थान लेने जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में ऑकुस की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये 3 देश हैं ने 16 सितंबर 2021 को ऑकुस नामक इंडो पैसिफिक के लिए एक नई त्रिक्षेत्रीय साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया को प्रशांत क्षेत्र में परमाणु संचालित पनडुब्बियों को तैनात करने में मदद मिलेगी। मौजूदा समझौते को यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों इनको अपनी रक्षा के रूप में प्रयास किया जा सकता है। इस समझौता में परिलक्षित एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है इस समझौते में परिलक्षित एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब स्वतंत्र, खुले, लचीले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन विस्तारवादी दृष्टिकोण और इसके बाहुबली लचीलेपन के लिए इस क्षेत्र के राष्ट्रों को मजबूती, रक्षा क्षमताओं की आवश्यकता है। तीनों देशों के नेताओं ने कहा है कि गठबंधन हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ शांति आएगी, स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ऑकुस क्वाड से जुड़ा नहीं है दोस्तों, ये अलग है और दोनों में शांति और स्थिरता चाहता है और चीन की आक्रामकता का विरोध करने के लिए ही बनाया गया है क्वाड और ऑकुस। संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इसके रणनीतिक नेतार्थ को चीन आक्रामक और सामान्य भलाई के लिए इसकी स्थिरता की आवश्यकता के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर ऑकुस का इस क्षेत्र के लाभकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मजबूत सैन्य संबंधों के साथ ऑस्ट्रेलिया चीन को इस क्षेत्र में दुस्साहस से रोकेगा। अमेरिका जो है और ऑस्ट्रेलिया चीन को जो है जो दुस्साहस कर रहा है, चीन जो है उसको रोकेगा। इस साझे का उपयोग इस क्षेत्र में अन्य देशों की रक्षा क्षमताओं का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है, जो चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करने और इसे लाभ इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने के लिए लंबा रास्ता तय करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कल जो है पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 2013 से 21 तक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। दोस्तों हम कल जो है इकोनॉमी पढ़ना चालू करेंगे। अब दोस्तों 21 से 22, 23, 24 का दोस्तों हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।